हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथ्स पढ़ रहे हैं। अब मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब? तो मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। तो चलिए इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा था? तो पिछले क्लास में समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल और जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में सीखा था और इनके परिमाप के बारे में भी सीखा था कि हम लोग समलंब चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकाल सकते हैं। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक ब्रीफ रिवीजन करते हैं, एक बहुत ही छोटा सा रिवीजन। यहाँ पे अगर इस तरीके से एक समलंब चतुर्भुज बना है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र आता था a प्लस सी बाई टू इंटू एच। जहां ए और सी क्या है? तो ए और सी ये आपस में समांतर भुजाएं हैं। और एच क्या है? तो एच इन दोनों ही भुजाओं के बीच की दूरी है। इस प्रकार से बताइए, यह सूत्र आपको समझ में आया जो कि पिछले क्लास में हो चुका था? यस सबाना, बिल्कुल। और अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, गुड। सारे बच्चों को ये चीज सर क्लियर हो रहा सर है? एच का मतलब ऊंचाई होता है ना। हाँ, एच का मतलब इसकी ऊंचाई, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन दोनों ही समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। इस प्रकार से भी बोला जा सकता है। फिर मैंने बच्चों क्या सिखाया था आपको? जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल। जटिल आकृतियां क्या होती हैं? तो जटिल आकृतियां, सपोज दैट मैंने मान लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से एक आकृति बना दी, ऐसे समझना बेटा। ऐसे एक आकृति बना दी तो यह एक जटिल आकृति है। इसको दो सरलतम आकृतियों में तोड़ा जा सकता है। देखो इस प्रकार से जो ही मैं करूंगा तो ऊपर एक और नीचे की तरफ क्या बन गया? तो नीचे एक चतुर्भुज बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। गुड, गुड। तो इस प्रकार की आकृतियों का भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इनको अलग अलग भागों में तोड़ने के बाद, ठीक है, अलग अलग भागों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे पहली आकृति त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दूसरी आकृति चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और निकालने के बाद दोनों को क्या कर देंगे बेटा? जोड़ देंगे। दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ तो देंगे। आपको क्या मिल जाएगा? आपको उत्तर मिल जाएगा। बताइए, इतना चीज क्लियर हुआ आपको जो कि पिछले क्लास में मैंने सिखाया था आपको? क्लियर है? तो चलो, अगर आपको ये क्लियर है तो अब हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया बेटा, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। पिछले क्लास पर आधारित यह एक प्रश्न है, इसको हल करने का प्रयास करिए क्योंकि यह एक जटिल आकृति है। इसको सबसे पहले सरल आकृतियों में ब्रेक कर लीजिएगा और उसके बाद से इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। इस प्रश्न को हल करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। आपके पास पूरे 2 से लेकर के 3 मिनट का समय है, क्योंकि यह सवाल एक लाइन में नहीं आएगा बेटा। आपको थोड़ा सा हाथ पांव चलाना पड़ेगा। हाथ पांव चलाने का मतलब है आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, पेन को चलाना पड़ेगा अपनी कॉपी पे। मुंह जबानी यानी कि ओरली नहीं आएगा। तो इसको हल करने का प्रयास करिए, तब जाके इसका उत्तर करिएगा। आपके पास पूरे 2 से लेकर के 3 मिनट का समय है, कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है।
चलिए बच्चों, अब इसका उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब इसका हल देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका हल देखिए कि आखिर इस प्रश्न को कैसे हल किया जा सकता है। देखिए क्या लिखा है कि दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। हमें इस दिए गए आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ, यहां से अगर मान लेते मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी और इस प्रकार से ये नीचे इस तरीके से ड्रॉ कर दी ऐसे, तो आपको ये बड़ा वाला फिगर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पहले आप ये बताओ। ये बड़ा वाला फिगर जिसको मैंने एक के नाम से लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, तो यह एक आयत है, यानी यह एक रेक्टेंगल है। ठीक है बच्चों, यह एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम इस बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बड़े आयत का क्षेत्रफल। क्योंकि सारे बच्चों को मालूम होगा कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का मान कितना है बच्चों, अब बताइए, आप खुद सोचिएगा, आप खुद सोचने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे देखिए, ये इतनी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो इतनी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर होगी इस प्रकार से। और ये जो बीच वाली लंबाई है बच्चों, ये कितनी होगी, देखो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो जब ऊपर 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो नीचे वाली लंबाई होगी ये भी तो 4 सेंटीमीटर ही होगी बच्चों। तो 4 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, प्लस यहां भी तो 1 सेंटीमीटर है इस प्रकार से। यानी कि टोटल लंबाई कितनी होगी, तो टोटल लंबाई होगी 4 + 1 + 1 यानी कि 6 सेंटीमीटर। बताइए, इतना समझ में आया। एकदम पार्ट वाइज चीजों को सीखना स्टार्ट करेंगे और एकदम अच्छे से सीखेंगे। पहले बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, तो लंबाई का मान हम लोग को पता लग गया 6 इंटू ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई। चौड़ाई का मान कितना है बच्चों, 5 है। तो 6×5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि बड़े वाले आयत का आपको क्षेत्रफल मिल गया, आपको क्षेत्रफल यहाँ पे आसानी से प्राप्त हो गया। चलो, एक काम तो हम लोग का खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब हम लोग का काम क्या रह गया है, तो अब हम लोग का काम रह गया इन छोटे छोटे भागों का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, कौन से छोटे छोटे भाग, ये जो छोटे वाले आयत हैं ये वाले। तो अगर एक आयत का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे तो दूसरे वाले आयत का क्षेत्रफल अपने आप निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही समान हैं। हाँ, दोबारा समझा रहा हूं मैं, ठीक है, अभी दोबारा समझा रहा हूं। और मैंने इसको अभी भी समझाया ही है, तो इसको समझने का प्रयास करें। तो अब इस छोटे वाले आकृति का आप क्षेत्रफल निकालेंगे इस दूसरे वाले आयत का। तो ऐसे लिख सकते हैं, छोटे आयत का क्षेत्रफल। अगर आयत है तो सूत्र बदलेगा नहीं, तो L गुना B यही होगा। लेकिन यहां पे देखिए लंबाई कितना है बच्चों, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे लंबाई कितना है। 4। 4 है, गुड। और चौड़ाई कितना है, 2 है। 2। तो 4 का 2 में कर देंगे यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों, आपने देखा कि बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया और छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो उसी प्रकार से ये जो आयत बनेगा नीचे की तरफ, ठीक है, ये भी तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही क्षेत्रफल रखेगा। आप खुद बताओ,
अगर ऊपर वाले का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो नीचे वाले का भी क्षेत्रफल कितना आएगा? तो नीचे वाले का भी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? गुड। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए कुल क्षेत्रफल बराबर, ऊपर था 8, बीच में था कितना बच्चों? 30। देखो ये बीच वाला है 30, प्लस नीचे कितना है 8। इन तीनों को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? तो 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। तो जिन बच्चों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया वो वाई लिखेंगे, जिनको नहीं आया वो एन लिखेंगे। आपका ठीक था? गुड। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है वे अपना माइक ऑन करके पूछिए क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत सारे दोबारा समझा दो। दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, देखो सर दोबारा बता दो। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, सारे बच्चे देखिए, मैं सर दोबारा इंग्लिश में बताता हूँ। बताना। देखो मैं, हाँ जी, इंग्लिश में इंग्लिश, बता दो। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है इस जटिल आकृति का। अब इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने कहा था कि कोई भी जटिल आकृति होगी तो उसको दो या दो से अधिक सरल आकृति में तोड़ दीजिएगा। जो ही आप इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे बेटा तो इस प्रकार से टूट जाएगा, ये ऐसे 3 भागों में बढ़ जाएगा। एक भाग ये रहा, दूसरा भाग ये है, और तीसरा भाग ये है। ठीक है, तो अब अगर आपने पहले भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया तो यह जस्ट बराबर होगा किस वाले भाग के? दूसरे वाले भाग के। और तीसरा वाला भाग अपने आप में एक अलग ही चीज है, क्योंकि वह बड़ा आयत है। तो सबसे पहला काम होगा हमें बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालना, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो मैंने फार्मूला लगा दिया L इंटू बी का। तो इस बड़े वाले फिगर के लिए लंबाई का मान कितना था? 6 था। चौड़ाई का मान कितना था? 5 था। तो मैंने गुणा कर दिया, 30 आ गया, यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी बीच वाले का हमें क्षेत्रफल मालूम चल गया कितना है, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बात करेंगे छोटे वाले के क्षेत्रफल के लिए, तो वो छोटा वाला, सारे बच्चे बताइए क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं इसको ठीक करता हूँ, 1 मिनट। बेटा अब बताओ, यस अभी सर। ठीक है? ओके सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है बेटा, सारे बच्चे बोल रहे हैं आवाज आ रही है, सारे बच्चे बताइए अभी ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल। एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो बेटा, रीना, रीना के नाम से जो भी बच्चा है क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लीजिए आप। तो अब देखो मैंने क्या किया, मैंने छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाला। अब कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, यानी इसी वाले सूत्र का प्रयोग करके। तो छोटे वाले के लिए लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब ब्रेड्थ कितना है बच्चों? 2 सेंटीमीटर। तो 4 का गुना 2 में करेंगे, यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ऊपर लिख देंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों अगर ऊपर, ठीक है, अगर ऊपर है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर तो नीचे भी तो यही होगा ना बच्चों, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इन तीनों ही चीजों को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और जोड़ने पे कितना आ रहा है? 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्लियर है? गुड, चलिए अच्छी बात है। तो आप लोगों ने देखा कि इसका विकल्प नंबर 20 सही उत्तर होगा। चलो बच्चों अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं एरिया ऑफ कन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या होता है यह, इसके बारे में हम लोग अब सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या होते हैं सर्वांगसम आकृतियां। आप क्या करिए, आप अपना लेफ्ट वाला हैंड ले लीजिए। बच्चों ध्यान से समझिएगा, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, सपोज दैट बच्चों। ठीक है, देखो आर्ट पे मत जाना, सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। ठीक है, आर्ट पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम जो बोल रहे हैं वो समझिएगा। मान लेते हैं ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है। तो बताइए जो लेफ्ट वाला हैंड है और जो राइट वाला हैंड है एकदम एक दूसरे के बराबर होते हैं या कि नहीं होते हैं? आप खुद बताइए। ठीक है, ठीक है, गुड। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ऐसी आकृतियां जो बिल्कुल एक जैसी हों उनको बोलते हैं सर्वांग सम। ठीक, सर्वांग सम है। बताइए ये चीजें क्लियर है आपको? यस सर। देखो अब क्या करेंगे, यहां पे एक ट्रायंगल ले लेंगे। सर सर्वांगसम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्ग्रुएंट बोलते हैं, कन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक, यहां पे देखना, इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया गया है, इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर। इस प्रकार से दो त्रिभुज दे रखे हैं। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको सर्वांगसम दिखाना है, यानी कि कन्ग्रुएंट दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, यह तभी हो पाएगा जब इसकी प्रत्येक संगत भुजा आपस में बराबर हो, या फिर देखो इस प्रकार के चित्र को ऐसे। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सारे बच्चे बताइए क्या मेरी आवाज आ रही है? नो सर। बच्चों आवाज तो आ रही है, बच्चे लिख भी रहे हैं। जिनको दिक्कत हो रही है एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए, एक बार क्लास सर को हमारे में रीज्वाइन। फुल सेक्शन नहीं आता, फुल सेक्शन कैसे आएगा? बेटा पोल सेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कुछ कुछ बच्चों के लिए, ठीक है, बाकी चीजें ठीक रहती हैं। बहुत दिन हो गए नहीं आ रहा रोज रोज। अच्छा तो ठीक है, मैं देखता हूँ क्लास के बाद से मुझे बताना। देखो तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर्वांगसम आकृतियों के बारे में। तो सर्वांगसम आकृतियां यानी कि एकदम हूबहू वैसी की वैसी ही होंगी, कोई भी अंतर इसमें नहीं होगा, अंतर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, जब अंतर नहीं होगा तो इसका मतलब इनका जो क्षेत्रफल होगा आपस में बराबर होगा। तो ये याद रख लीजिए कि सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल सदैव क्या होता है, बराबर होता है। मान लेते हैं मैंने बोला कि दो आकृतियां आपस में सर्वांगसम है। देखो एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। ठीक है बच्चों, समझिएगा। अगर मैंने आपसे ये बोल दिया कि ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। इनके क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे, देखो यहां पे एक त्रिभुज दे रखा है 6 सेंटीमीटर का, सॉरी यहां पे इस त्रिभुज का आधार दे रखा है 6 सेंटीमीटर का, और इस वाले त्रिभुज का यहाँ पे आधार दे रखा है 6 सेंटीमीटर का। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखो इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ पे दे रखी है 4 सेंटीमीटर की, और इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई क्या रखी है, यहाँ पे दे रखी 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी समान है, और इसकी इस वाली भुजा का मान कितना है,
5 सेंटीमीटर। और इस वाली भुजा का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो बताओ दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे? सर होंगे। गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो आपको सर्वांगसम प्रूव करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी अगर 3 चीजें आपको खोजनी होती हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें खोज लीजिए, आप तुरंत बोल सकते हैं कि हाँ वह जो डायग्राम होगा, वह जो आकृति होगी, वह आपस में सर्वांगसम होगी। अब यहाँ पे मैं आपको 3 चीजें दिखा देता हूं। देखो, त्रिभुज एबीसी और ये त्रिभुज पीक्यूआर है। अब इसमें क्रमशः भुजाओं को देखिएगा। AB का जो मान है बच्चों वो किसके बराबर है? PQ के मान के। अब वह कितना है? 5 सेंटीमीटर। एक चीज हो गया है ना, देखो एक चीज ये मिला। दूसरा, जो इसकी ऊंचाई है त्रिभुज की, AD बराबर PS, अब ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये रहा आपका दूसरा। अब एक चीज और मिल रही है, वो है आधार BC। BC बराबर है RQ, कितना है ये? 6 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका तीसरा। तो बताओ बच्चों, 3 चीजें हमें मिली कि नहीं मिली? आप खुद बताओ। तो ज्यों ही 3 चीजें मिलेंगी, ठीक है, एक त्रिभुज में, त्यों आप बोल सकते हो कि हाँ वह दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। तो जब सर्वांगसम होंगे तो पहली वाले आकृति का क्षेत्रफल दूसरी वाली आकृति के क्षेत्रफल के क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। ठीक है, अगर आपको ये प्रूफ करना है कैसे, तो देखना। ठीक है, अगर ये प्रूफ करना है कैसे ये हो रहा है तो देखना। देखो, इस वाले आकृति का क्षेत्रफल निकालो तो कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस वाले आकृति का भी क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे बच्चों? बताइए। यस सर, होंगे सर। सर बराबर होंगे। बराबर होगी, बहुत ही बढ़िया। तो जब बराबर होंगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है या फिर बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इतना ये चीज क्लियर हुआ आपको? अगर हाँ तो y लिखिए और अगर नहीं तो n लिखिए। गुड गुड, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं समान क्षेत्रफल वाली आकृतियों के बारे में। चलो बच्चों, 2 आकृतियां ले लो आप। एक आयत ले लो, इस प्रकार से। एक त्रिभुज ले लो, ऐसे। मान लेते हैं मैंने इस आयत का नाम दे दिया ABCD और इस त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने PQR। मैंने आपसे बोला कि इस आयत का क्षेत्रफल 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप बताओ इन दोनों ही आकृतियों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है या नहीं है? सर है। सर बराबर है। बराबर है। ठीक है, बराबर है। तो जब बराबर है तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम होंगी या नहीं होंगी? नो सर। यस सर। सर्वांगसम होंगी या नहीं? ये नो सर सर। नहीं होंगी। नहीं होंगी ना? बहुत ही बढ़िया, नो सर। यही यही देखना था मुझे। ठीक है, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। कुछ भी आपको उत्तर देना है तो चैट बॉक्स में दीजिए। देखो, यही मैं देखना चाह रहा था। देखो यहाँ पे क्या है कि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया है, लेकिन वे सर्वांगसम नहीं होंगी। सर्वांगसम होने का मतलब है कि बिल्कुल एक जैसी दिखनी चाहिए, जबकि क्योंकि सर ये आकृति अलग अलग है इसलिए। अलग है। वही मैं बताना चाह रहा हूं कि एक आकृति आयत है, दूसरा त्रिभुज है। तो आप खुद सोचो
कैसे ये दोनों आपस में सर्वांग सम होंगे? नहीं होंगे, लेकिन इनके क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। आई बात समझ में आपको? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी दो आकृतियों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो ये जरूरी नहीं है कि वह सर्वांगसम हो, लेकिन अगर दो आकृतियां आपस में सर्वांगसम हैं तो पक्की बात है कि उन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वह आपस में बराबर होगा। चीजें क्लियर हो गई? जल्दी से बताइए बेटा। यस सर। गुड। सोनू के नाम से जो भी बच्चा है, माइक मत ऑन करिए। अगर आपको उत्तर देना है तो चैट बॉक्स को यूज करिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया है और निकाल के बताया गया कि हाँ इसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। और इस वाले आयत का क्षेत्रफल निकाला गया है और तब जाके बताया जा रहा है कि देखो इसका भी क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों ही आकृतियों के बारे में तो ये दोनों ही सर्वांगसम नहीं है। और अगर सर्वांगसम नहीं होती है तो कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से सर्वांगसम का चिन्ह बना करके काट देते हैं। और अगर सर्वांगसम होती तब कैसे लिखते हैं? तो इस प्रकार से लिखते हैं। ये सर्वांगसम का चिन्ह है बेटा, साइन है, साइन किसका? सर्वांगसम का। और ये सर्वांगसम न होने का चिन्ह है। ठीक है, आप लोगों ने देखा। अब बताइए, इस वाली आकृति में देखिए, आप लोग खुद सोच करके बताइए कि क्या यह आकृतियां जो दोनों त्रिभुज हैं सर्वांगसम है या नहीं है? सर है। सवाल को ध्यान से समझो। मैंने पूछा सर्वांगसम है कि नहीं है। ठीक, तो जिन बच्चे ने आंसर किया है नहीं है उनका सही उत्तर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला त्रिभुज, ये पहला वाला त्रिभुज थोड़ा सा अलग दिख रहा है दूसरे वाले त्रिभुज की तुलना में। देखो ये दूसरा वाला त्रिभुज थोड़ा सा लंबा है ऊपर की तरफ, देखो है ना, और ये थोड़ा यस सा सर। छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपस में सर्वांगसम नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये चित्र देख करके ज्यादा अंतर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई देखो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। लेकिन इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई ही अलग अलग है। तो जब ऊंचाई अलग अलग है इसका मतलब ये सर्वांगसम नहीं है। बताइए, इतना क्लियर हुआ? यस सर। गुड। ठीक है बच्चों, चलो अब आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न आने वाला है, इसको हल करिए और सारे बच्चे इसका उत्तर दीजिएगा पोल सेक्शन में। सर पोल सेक्शन में आता बुरी देखो में बेटा, अगर आप देखना। में पोल सेक्शन नहीं आता तो उसके लिए परेशान ना हो। आप क्या करो ना, इसका उत्तर अभी चैट बॉक्स में दे देना अगर आप में पोल सेक्शन नहीं आ रहा है तो। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। चैट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। सर जी इसमें तो ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन गलत है? ठीक है, अभी देख लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ऑप्शन गलत नहीं है। नो सर गलत नहीं है। हाँ बिल्कुल गलत नहीं है।
चलिए बच्चों, अब इसका उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। जो बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करना चाहते हैं जल्दी से करिए। गुड। ठीक है बच्चों, अब इसको हल करते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा है। लिखा है कि यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। सर्वांग त्रिभुज है इसलिए सेम है। माइक मत ऑन करिए। देखिए, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या ये दोनों आकृतियां आपस में सर्वांगसम हैं। अगर ये सर्वांगसम हो जाती हैं, तब इनके क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगर ये सर्वांगसम नहीं होती हैं, तो वह आपस में बराबर नहीं होंगे क्षेत्रफल के मामले में। अच्छा, देखिए इनका एक कोण है ए सी बी, इस वाले त्रिभुज में मैं बता रहा हूं, पहले वाले त्रिभुज में। और ये बराबर किसके, तो कोण पी क्यू आर की। और दोनों का मान किसके बराबर है बेटा, 70 डिग्री के बराबर है। पहली वाली आकृति में भुजा बीसी का मान 3 सेंटीमीटर है, दूसरी वाली आकृति में क्यू आर का मान भी 3 सेंटीमीटर है, यानी ये भी आपस में बराबर है। और एक भुजा यहाँ पे एसी है जिसका मान 4 सेंटीमीटर है, और उसमें पी क्यू एक भुजा है जिसका मान कितना है, 4 सेंटीमीटर है। मैंने कहा था जब भी आपको तीन चीजें मिल जाएंगी किसी भी त्रिभुज में, तो तुरंत वह त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा। एक मिनट बच्चों, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो जब दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, तो इनके क्षेत्रफल भी तो आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए अगर पहले वाले आकृति का क्षेत्रफल है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दूसरे वाले आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। गुड, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सबाना, वेरी नाइस। जिस बच्चे को डाउट था, यानी कि वैशाली, आपको क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आपने देखा कि इसका उत्तर नंबर बी सही है। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पे एक अगला प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 29। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने बच्चों ऑन कर दिया। जल्दी से इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। सर दिखाई नहीं दे रहा सर, आप क्या करवा रहे हो। सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। नो सर। यस सर। सर चैट बॉक्स खुला ही नहीं हुआ। देखो खुला सर आपकी स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है ना, ठीक है, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। और जिन बच्चों को नहीं दिखाई दे रही है, वह एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए। क्लास को लीव करके एक बार दोबारा, सर मैंने 3 बार कर ली। एक बार एयरप्लेन मोड लगा के बेटा तब जाके ठीक करो इन सब चीजों को, क्योंकि ये क्लास एकदम स्मूथ जा रही है। बाकी बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर दिखाई दे रही है।
ठीक है बच्चों, गुड। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तब जाके इसका उत्तर करिएगा बेटा, अदरवाइज गलती हो सकती है। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं, एकदम आराम से इस प्रश्न को पढ़िए तब इसका उत्तर करिए। चलिए बच्चों, अब इसका उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। इसका उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। ठीक है, ओके बेटा, ओके। ओके, चलो इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं कि आखिर इसका उत्तर क्या आएगा। यहां पे लिखा हुआ है बच्चों कि यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम है और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज पीक्यूआर का आधार ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बताना क्या है, इस वाले त्रिभुज पीक्यूआर का आधार यानी कि ये क्यू आर ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाली चीज आपको बतानी है। ठीक, जबकि बता दिया गया है पहले से ही कि ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हैं, सर्वांग सम है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपसे बता दी गई है। चलो अब इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। एक बात बताओ, अगर दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो देखना, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों, ठीक है, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर होगा किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल से। पहले बताओ इतना आया समझ में या नहीं आया? क्योंकि दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं, अतः दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। इसलिए समझने का प्रयास करिएगा। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर में क्षेत्रफल का मान क्या लिखेंगे आप? तो 1/2 गुना आधार गुणा ऊंचाई। बहुत बढ़िया, ऊंचाई। और इसका मान दे रखा है किसके? त्रिभुज के क्षेत्रफल के, तो एबीसी के क्षेत्रफल के। और सवाल में ध्यान से पढ़ा जाए तो एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों, कितना? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से तो अब दिए गए मानों को आप रख दीजिए। आधार का मान हमें नहीं मालूम है जो कि कितना है, क्यू आर, यही तो निकालना है। और ऊंचाई का मान हमें मालूम है जो कि कितना है बेटा, 7 है। तो इस 28 को 7 से भाग दे दीजिए। कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। अब इस 4 का गुणा करा दीजिए 2 में। तो यानी कि देखिएगा क्यू आर का मान कितना आ गया, 4 दूनी 8। 8। यानी कि विकल्प नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। बताइए बच्चों, आपको ये समझ में आया? अगर आ गया तो y लिखेंगे और अगर नहीं आया तो n लिखेंगे।
ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आया मैं उनको दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। देखो हुआ क्या है, यहाँ पे दो त्रिभुज दे रखे हैं, बाकी लोग इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, एक पहला त्रिभुज है एक, दूसरा त्रिभुज है दो। बोला गया है, पहले ही बोल दिया गया सवाल में ही कि ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तो जब बेटा सर्वांग सम है तो इन दोनों का ही क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, हम बता चुके हैं कि जब दो आकृतियां आपस में सर्वांग सम होती हैं तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। तो पहले वाले आकृति का क्षेत्रफल दे रखा है वो है कितना, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस हिसाब से दूसरे वाले आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जब इस प्रकार से आप लिख दोगे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखना हुआ क्या है। हमने यहाँ पे अब सूत्र का प्रयोग किया है, किसका, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इस वाले सूत्र का प्रयोग किया है। हमें आधार नहीं मालूम था जो कि कितना है QR, लेकिन हमें ऊंचाई तो मालूम थी 7 सेंटीमीटर। तो हमने ऊंचाई की जगह पे 7 रख दिया और आधार की जगह पे QR रख दिया, क्योंकि देखो ये QR ही है। अब 7 कट कर देगा 28 को कितनी बार में, 4 बार में। तो 4 लिख देंगे और 4 का गुणा यहाँ पे 2 में करा देंगे, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका मतलब QR का मान कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब क्लियर है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड वैशाली गुड। तो आई होप सारे बच्चों ने इस सवाल को समझ लिया होगा बिना किसी डाउट के। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, मान लेते हैं अगर आपने बोला कि दोनों ही आकृतियां आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, मान लेते हैं मैंने इस प्रकार से एक प्रश्न दिया कि दोनों आकृतियां क्या है, सर्वांग सम है। और अगर सर्वांग सम है और मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो आप उत्तर क्या देंगे। बहुत ही बढ़िया, सबसे पहले उत्तर दिया था सबाना ने, उसके बाद से दिया है उत्तर वैशाली ने। ओके, फिर बाबू मलिक नाम से एक बच्चा है, साहिल कुमार, ठीक है, काजल, विनोद, सलमान नाम से जितने भी बच्चे हैं सब लोग ने फिर उसका उत्तर दिया है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है ना बच्चों, तो उनकी प्रत्येक संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अगर एक त्रिभुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर इस प्रकार से दे रखी है, तो दूसरे वाले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, तो 7 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, नहीं है, गुड। बेटा वही तो मैंने बताया था कि 8 सेंटीमीटर कैसे आ रहा है, क्योंकि 8 सेंटीमीटर इसलिए आ रहा है क्योंकि इनका क्षेत्रफल जो कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनके क्षेत्रफल से बराबर मैंने कर दिया। ठीक है, और ये अननोन था, यानी कि यह ज्ञात नहीं था, तो इसको हमने QR मान के सॉल्व कर दिया और QR का मान कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा बिना किसी परेशानी के। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये क्लास यहीं पर बाइंड अप होती है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ठीक है, तब इस क्लास को स्टार्ट करेंगे इससे जस्ट आगे। तो अब आप अपना होमवर्क नोट करेंगे। चलिए होमवर्क नोट करिए सारे बच्चे।